नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कमर्शियल के ऊपर, तो आज की जो वीडियो है वो कमर्शियल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने कमर्शियल के अंदर अभी तक केवल शॉप के सेक्टर्स को ही देखा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो कैटेगराइज किया था कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को, वो मैंने 3 डिवीज़न में डाला था, जिसमें मैंने रिटेल को अलग किया था, ऑफिशियल स्पेस को अलग किया, इंडस्ट्रियल स्पेस के लिए मैंने अलग से कैटेगरी बनाई थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने केवल बात की थी रिटेल सेक्शन के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिशियल स्पेस के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और जो भी भाई बहन नए हैं हमारे इस चैनल के अंदर, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे अपना प्यार और साथ यूं ही देते रहें। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द कैटेगरी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें लाइक शेयर मार्केट हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या अदर सेगमेंट्स हो गए, कुछ बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे पर ग्रोथ लेने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि बिजनेस कर रहे होते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल सेक्टर के अंदर, वो भी एक तरीके का बिजनेस ही कहलाता है। तो आप बिजनेस प्लेस को खरीदने के लिए जब आप पैसा लगाते हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है। जिस कमर्शियल सेक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो कमर्शियल सेक्शन आपको कितना प्रॉफिट देगा, कितना लॉस दे सकता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए किस प्रोस्पेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप केवल रेंटल पर्पज से देख रहे हैं या फ्यूचर ग्रोथ के पर्पज से देख रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा अपनी पिछली वीडियोस में कमर्शियल की, कि शॉप्स को कैसे लेना है, कहाँ लेना है, किस तरीके की कैटेगरी शॉप की हम लोग परचेस कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, कौन से सेगमेंट में कर सकते हैं, और अगर बिजनेस मॉड्यूल अगर आप लोगों का अपना है तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ऑफिस स्पेस के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर भी बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। जब आप ऑफिशियल स्पेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन 4 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। पहला जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं, जो 100 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट तक जाते हैं, जिसमें आम आदमी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। आप और हमारी तरह लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप वाले भी इन्वेस्टमेंट कभी कभी कर देते हैं। तो इस सेगमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज डिटेल में। इसके अलावा एक सेगमेंट आ जाती है, जो सेगमेंट 400 स्क्वायर फीट से ऊपर जाकर लगभग 5000 स्क्वायर फीट तक की स्पेस हो जाते हैं, वो एक अलग सेगमेंट हो जाता है। उसके बाद एक वर्चुअल सेगमेंट होता है, फिर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सेगमेंट होता है। वर्चुअल आजकल एक नया स्पेस आया है, जिसमें आपको कोई एरिया नहीं दी जाएगी, बट आप वर्चुअली आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और आपको एक रेंटल इनकम जनरेट हो सकता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर्स के माध्यम से भी लॉन्च किए जाते हैं स्पेसेस, और आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जहाँ पर स्पेस अवेलेबिलिटी जो है वो 100 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट तक गया है, एज पर योर कैपेसिटी, यानी कि मिडिल क्लास की कैपेसिटी के लिए। तो इस सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, चलिए जानते हैं। 100 स्क्वायर फीट से लेके अगर मैं 400 स्क्वायर फीट तक की बात करूं, तो इस सेगमेंट के अंदर ये बहुत छोटा स्पेस होता है। इस स्पेस के अंदर आप ये समझ के चलिए 50 to 60%, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, स्पेस कट जाएगा कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो आपके पास उस एरिया के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग खड़े हो सकते हैं, टेबल कुर्सी लगाने के बाद आप कैसा ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई और को अगर आप देना चाहते हैं जो वहां पर आकर रेंटल पर्पज से आपके ऑफिस को लेगा, वो किस तरीके का ऑफिस खड़ा कर सकता है, वो किस तरीके का ऑफिस चला सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखने से पहले इस स्पेस के अंदर आप पैसा लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपको ही शॉप लगानी है, या अगर आपको लगता है कि आप लोगों को ही ऑफिस खोलना है वहाँ पर, और आपके बिजनेस आइडिया के अंदर केवल 2 या 3 एम्प्लॉयज़ की ही रिक्वायरमेंट है, तब तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जिस तरीके के आइडियाज़ का प्रोस्पेक्ट आपके पास है, अगर उसी तरीके का कोई और भी करना चाहता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज 2 से 3 और 4 लोगों का बैठने का, टेबल कुर्सी रखने का, या फिर कुछ और तरीके के ऑफिस लगाने का, तब तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये इस तरीके के ऑफिस के कॉम्प्लेक्सेस जब भी दिए जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं किसी मॉल के अंदर या फिर किसी ऑफिशियल हब के अंदर, और वहाँ के जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो मेंटेनेंस चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
कहीं पर 5,000 रुपये होता है, कहीं पे 7,000 होता है, कहीं पे 12,000 रुपये होता है। तो ये आपको देखना है कि जब तक आपका रेंट पे नहीं उठेगा तब तक ये मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ेंगे साल के। और अगर आपका 6 महीने भी डिले हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लॉसेस भी आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब भी आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि आप यहाँ पे किस तरीके का बिजनेस लगा सकते हैं इतने छोटे स्पेस के अंदर। दूसरा, अगर रेंट पे नहीं उठती है आपकी शॉप तो आप उस लॉस को, उस मेंटेनेंस लॉस को बेयर करने के लिए तैयार रह सकते हैं 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। तीसरा आ जाता है रेंटल। अब रेंटल इस सेक्शन के अंदर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिल सकता है, ये चीज़ के लिए हम बात करेंगे जब हम चारों के चारों सेक्शन के बारे में समझ लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर स्पेस की जो बात होती है वो थोड़ी बड़ी स्पेस होती है, जहाँ पर 500 स्क्वायर फीट से लेके 2,000, 3,000, 5,000 स्क्वायर फीट तक जाती है स्पेस। और 5,000 स्क्वायर फीट के अंदर भी कभी कभी क्या होता है, बिल्डर कंबाइंडली इन्वेस्टमेंट मांग लेते हैं। मींस आपकी तरह और मेरी तरह 10 लोगों को इकट्ठा किया और उस स्पेस को सेल कर दिया और सभी को अलॉट कर दिया कि आपके लिए इतनी स्पेस यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दी गई, यहाँ पर दी गई, इस तरीके से। लेकिन ये पार्टीशनड नहीं होंगे और ये इसी तरीके से हॉल पूरा का पूरा बुक करवाया जाएगा। उस तरीके की कैटेगरीज के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज जब बिल्डर और 10 और 15 लोग जब आपके साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके की स्पेस के अंदर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी बन जाती है और रेंटल पर उठाने की जिम्मेदारी भी बिल्डर की बन जाती है। तो इस तरीके की भी स्पेस अवेलेबल होती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों वर्चुअल के लिए। वर्चुअल के लिए भी मोस्टली बड़े स्पेसेस के अंदर ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, जहां पर आप लोगों को कोई कैटेगराइज नहीं की जाती कि आपकी एरिया कौन सी होती है, बट आप उस पर वर्चुअली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरियाज कम होती है एज कंपेरेटिव टू द फर्स्ट कैटेगरी और द सेकंड कैटेगरी। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी होती है और आप उस इन्वेस्टमेंट के पार्ट बन जाते हैं और जब भी वो फ्लोर या वो स्पेस रेंट आउट होता है तो आपको उस परसेंटेज के हिसाब से आपको रेंटल आना चालू हो जाता है। चौथी कैटेगरी जो आती है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर कभी कभी कंपनीज म्यूचुअल फंड के थ्रू या शेयर्स के थ्रू या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के थ्रू आपसे इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करती है ताकि वो कमर्शियल हब को डेवलप कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें से रेंटल में सबसे पहले कौन उठेगा। दोस्तों आजकल आप लोगों को मालूम है कि स्टार्टअप और बिजनेस के लिए ना लोग काफ़ी ज़्यादा आतुर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कमर जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप लगाने के बारे में सोचता है या बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है। वो ये भी देखता है कि मुझे हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए कोई वर्किंग स्पेस बनाए जा रहे हैं। तो को वर्किंग स्पेस यानी कि सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, वर्चुअल एज वेल एज सेकंड कैटेगरी, जहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर उस स्पेस को लिया जाता है, या आप अकेले भी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है 2000 स्क्वायर फीट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की तो आप अकेले भी कर सकते हैं, अदरवाइज 10 पीपल 20 पीपल का भी ऑप्शन कई बिल्डर्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है, तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। को वर्किंग स्पेस के अंदर आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ जो स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वो 2 सीटिंग लेकर, 5 सीटिंग लेके, 10 सीटिंग्स लेके, 15 सीटिंग लेकर अपने काम को स्टार्ट करती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। उस फ्लोर की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो बिल्डर की होती है, डिजाइनिंग और इंटीरियर सब कुछ देखने का और उसके साथ उसको वैसा डेवलप करने का ताकि आपको रेंट मिल सके इंक्लूडिंग द बिल्डर। दूसरा इसमें यह भी होता है कि अगर पूरा स्पेस कोई एक कंपनी ले लेती है, चाहे वो ऑरेंज कंपनी ले ले, एक्सीएल ले ले या फिर कोई भी टाटा ले ले, चाहे कोई भी कंपनी ले ले जिसमें 50 सीटिंग्स और 100 सीटिंग्स की अवेलेबिलिटी होगी, तो आपका रेंट स्टार्ट हो जाता है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका स्पेस उठेगा या नहीं उठेगा। तो अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट कैटेगरी में। अब फर्स्ट कैटेगरी में स्पेस काफी ज्यादा छोटा होता है जिसकी वजह से जिम्मेदारी केवल आपकी आती है। दोस्तों बिल्डर जरूर कहता है कि मैं आपके स्पेस को रेंट आउट कर दूंगा, बट आप जब खरीद लेते हैं उस स्पेस को, उसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जहां पर बिल्डर भी आपका मदद नहीं कर पाता छोटे स्पेस होने के कारण। और बिल्डर भी कहीं ना कहीं लगा होता है बड़े स्पेसेस को पहले रेंट आउट करने के लिए और उसमें आपके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकल जाते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल स्पेस वालों के बारे में। दोस्तों जब भी वर्चुअल आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कमर्शियल हब के अंदर तो आपको छोटी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं रहती कि आपका रेंट आउट होगा या नहीं होगा, बिकॉज वर्चुअल स्पेसेस में लगभग 20% से लेकर 30% तक की जो कैटेगरी है या स्पेस है वो बिल्डर के पास होता है, जिसमें बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको इसको रेंट आउट करवाना है।
तो सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताया और ये थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताया वर्चुअल वाली, इन दोनों कैटेगरी के अंदर बिल्डर्स का भी पोर्शन होता है, जिसकी वजह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका रेंट पे उठेगा कि नहीं उठेगा, मेंटेनेंस आप कहाँ से निकालेंगे, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा या नहीं होगा, आपको मंथली कुछ इनकम स्टार्ट होगी, जनरेट होगा या नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्डर के ऊपर चली जाती है और आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट लगाकर अपने पैसे को लगा रहे हैं तो मेरी जो राय है पर्सनल, आप फर्स्ट कैटेगरी में पैसा ना लगाएं। आपको लगाना है तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में लगाएं या फिर फोर्थ कैटेगरी में भी लगा सकते हैं। नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 20, 25 और 40 लाख रुपए नहीं लगा सकते किसी स्पेस के अंदर, कमर्शियल स्पेस के अंदर, बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं है रिटेल शॉप का, आपका इंटरेस्ट है ऑफिशियल शॉप का, तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं एज पर द ग्रोथ ऑफ द बिल्डर की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो होगी बारीकी। अब हम बात करते हैं कि उस प्रॉपर्टी के अंदर या वो लोकेशन जहां पर ये बिजनेस हब बसाया जा रहा है, वहां पर ये सारी चीजें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, वो किस सूरत पे होता है। जैसे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रिटेल शॉप के आसपास रेजिडेंशियल का होना बहुत जरूरी है, स्कूल और कॉलेजेस का होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का आना जाना ज्यादा से ज्यादा हो उस हब के अंदर और आपका सामान बिके या फिर आपका जो शॉप है वो रेंट आउट हो सके। तो ऑफिशियल हब के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि वहां से हाईवे कितना दूर है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, या फिर कोई और यातायात के साधन है जो वहाँ के इंडस्ट्रियल हब को सपोर्ट कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो जरूर देखें कि वो जो ऑफिशियल हब है या फिर जो इंडस्ट्रीज का जो सेक्शन है वहाँ पर जो बसाया जा रहा है, क्या ये ऑफिशियल हब उसी लोकेशन पर है या उससे हटकर है। उसके हटकर है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लाइक रेजिडेंशियल मौजूद है, स्कूल मौजूद है या क्या और मौजूद है। और अगर आप केवल ऑफिस जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर मेट्रोज की सुविधा या फिर ट्रांसपोर्ट की कोई और सुविधा मौजूद है कि नहीं है। दोस्तों, इस तरीके की हब में हमें ये भी देखना होता है कि उसके आसपास इस तरीके की हब्स और कितनी बन रही हैं, बिकॉज अगर एक लौता हब होगा तो डेफिनेटली सरकार या गवर्नमेंट या वहाँ की अथॉरिटी जो होगी उस हब पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर रेंट आउट होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि वो जो हब है, जो ऑफिशियल हब बनाया जा रहा है, चाहे वो मॉल के अंदर बनाया जा रहा है या ऑफिस हब ही बनाया जा रहा है प्रॉपरली, तो वो उसके आसपास और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, केवल रेजिडेंशियल आ रहा है या फिर और भी इंडस्ट्रियल हब या फिर इंस्टीट्यूशनल हब्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशंस तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को ये भी देखना है कि जो बिल्डर इस तरीके के ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस सेटअप कर रहा है और आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसने पास्ट में जो ऑफिशियल हब्स दिए हैं या रेजिडेंशियल हब्स दिए हैं वहाँ पे कंप्लेन आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर उसने डेवलप करके प्रॉपर ऑन टाइम दिया है कि नहीं दिया है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इस तरीके के हब्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखी गई है कि बिल्डर्स आप लोगों को लुभाने के लिए 10%, 12%, 18% का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। तो बट आप यही चीज़ देखें, अगर आप लोगों का बिल्डर इस तरीके की फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए लेकर आता है, इंसेंटिव कमाने का मौका देता है या इंटरेस्ट कमाने का मौका देता है, तो आप ये देखिए कि उसी हब के अंदर या उसी लोकेशन के अंदर और डिफरेंट हब्स की क्या प्राइसिंग चल रही है। हो सकता है कि आपका बिल्डर प्राइसिंग बढ़ाकर आपको आपके ही पैसे पे से आपको पैसा दिख रहा हो और दूसरों की जो है वो 2000 स्क्वायर फीट चल रही है, बट आप लोगों का शायद 4000 स्क्वायर फीट चल रहा है। तो फिर ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना फिर फायदेमंद नहीं होता, बिकॉज आप ही पैसा लगा रहे हैं और उसी पैसे में से निकालकर बिल्डर आप लोगों को दे रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए करते हैं, और कोई भी बिजनेसमैन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ग्रोथ जरूर चाहता है अपने पैसे पर। तो मैं भी वही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप रेजिडेंशियल में करें, कमर्शियल में करें, चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ग्रोथ की चेष्टा रखते हैं या ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो ये समझ के चलिए आप बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं और हर बारीकी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है बिजनेस करने के लिए, ताकि आपको लॉसेस ना आए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं और बारीकियों के साथ इस पर और वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज ये टॉपिक छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों ने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का कमर्शियल हब के अंदर और आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।